हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। इस थ्योरी को अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल के नाम से भी पहचाना जाता है। बेसिकली ये जो ग्रोथ मॉडल है, ये ग्रोथ मॉडल हमें ये कहता है कि कई अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाए या उनकी ग्रोथनेस बढ़ाने के लिए या उनकी नेशनल इनकम किस तरह से बढ़े और वो भी अपना एक स्टेज ऊपर किस तरह से आए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट करने के लिए या उनकी इकोनॉमी अच्छी तरह से या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनबैलेंस ग्रोथ और बैलेंस ग्रोथ ये दो मॉडल दिए जाते हैं। ये दोनों भी मॉडल सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री के रिलेटेड ही रखकर इस मॉडल को या इन दोनों मॉडल को डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन ये बनता है कि डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री को कौन से मॉडल से यहाँ पे यूज़ किए जाए जिससे वो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर सके। ग्रोथ यहाँ पे किसी भी कंट्री की बनाने के लिए कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं, तो कई इकोनॉमिक्स अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस जो ग्रोथ मॉडल है इसे सपोर्ट करने वाले रोजेस्टिन रोडान, रैगर नर्स, आर्थर लेविस, एलन यंग, इस तरह की इकोनॉमिक्स जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है ये बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं। तो अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करने वाले जो इकोनॉमिक्स है वो है H.W. सिंगर, पॉल स्टीटन, आर्ट रोस्टो, किंडर बर्जर और रॉबर्ट हर्शमन्स। इस तरह की इकोनॉमिक्स कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूरे सेक्टर किसी भी कंट्री की पूरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट करे जिसे बैलेंस ग्रोथ मॉडल हम समझते हैं। तो कई इकोनॉमिक्स अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल में सभी सेक्टर में एक जैसे इन्वेस्टमेंट ना करे, कई जो जितने भी सेक्टर है उसमें अनबैलेंस रखे या जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सेक्टर होंगे उससे यहाँ पे इन्वेस्ट करे और उससे ही बैलेंस बनाए रखे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट हमें अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल में और बैलेंस ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, दोनों भी ये दो लेवल के यहाँ पे पॉइंट्स है। एक लेफ़्ट राइट देखेंगे तो इस तरह के हमें दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग सोच रखने वाले इकोनॉमिक्स अपनी अपनी राय देते हैं, बट उनका मोटिव तो एक ही है कि उस कंट्री को मेन स्ट्रीम में लाना। मीन्स यहाँ पे उस कंट्री को उसकी एक लेवल से ऊपर जाते हुए उस नेशनल इनकम बढ़े या उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़े, इस पे ही फोकस किया जाता है। इस पे कोई भी डाउट्स नहीं है, बट किस तरह से इसे अप्लाई करे या किस तरह से इसे प्रोग्रेसली वर्क करे, यही सोच इन दोनों भी ग्रोथ मॉडल में हमें दिखाई देते हैं। हम बैलेंस ग्रोथ मॉडल में ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है हमने, तो अब आप वो अगर पहले देखें तो ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल क्या होगा ये और भी इजी होगा हमें समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो मॉडल मिलते हैं। फर्स्ट मॉडल है बैलेंस ग्रोथ मॉडल और सेकंड है अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करने वाले जो इकोनॉमिक्स है वो है रोजेस्टिन रोडान। इन रोजेस्टिन रोडान ने ही इसे
बैलेंस ग्रोथ मॉडल को डेवलप किया गया था और उसके बाद कई इकोनॉमिक्स ये बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। रोजर्सन रोडान के बाद रैगनर, नर्क्स, उनके बाद आर्थर लेविस और उनके बाद एलन योंग, ये इकोनॉमिक्स यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं। तो हमें अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल में जिसकी रिव्यू रखने वाले या उसे अच्छी तरह से अंजाम देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हर्शमन। इन्होंने ही अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को पूरी तरीके से इसे स्ट्रक्चर बनाया है या उसकी पूरी नींव उन्होंने ही रखा है, जो रॉबर्ट हर्शमन है। उनके बाद अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करने वाले H.W. सिंगर, रोस्टो, किंडलबर्जर और पॉल स्ट्रीटन। ये इकोनॉमिक्स इस तरह से बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को इस तरह से सपोर्ट करते हमें दिखाई देते हैं। अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करने वाले जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, ये यही सोचते हैं कि अगर किसी अंडर डेवलप कंट्री के पास या डेवलपिंग कंट्री के पास अगर इतनी लार्ज स्केल में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कैपिटल अगर होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती या वो यहाँ पे अंडर डेवलप या उस कैटेगरी में ही नहीं आते। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है या उनके पास सेविंग ही कम है या उनके पास कैपिटल नहीं होने की वजह से वो अपने यहाँ पे ऐसी कंडीशन में रह गए हैं या उसे ऊपर आने के लिए उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे कि जिससे सभी सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। तो रॉबर्ट हर्शमन यही कहना चाहते हैं कि अगर उनके पास ये सिचुएशन नहीं है कि वो सभी सेक्टर में इक्वल इन्वेस्टमेंट करे तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो अनबैलेंस इस तरह से पॉलिसी अपनाए जिससे सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करे, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसमें ही इन्वेस्टमेंट करे और जिससे जो इम्पोर्टेंट या प्रॉफिटेबल ऐसी जो फील्ड होगी या वो सेक्टर होगा वही वो डेवलप होगा और वो डेवलप होने के साथ साथ उससे जो रिलेटेड अदर जो सेक्टर है या फील्ड है वो भी डेवलप करेंगे और इससे हर सेक्टर को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट जिस तरह से कम या ज़्यादा इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हर सेक्टर डेवलप होगा और उससे नेशनल इनकम आने से उस कंट्री की जो स्टेजेस है वो भी चेंजेस या और भी स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प होगी। तो यही कॉन्सेप्ट रॉबर्ट हर्शमन पूरे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को हमें और भी अच्छी तरह से यहाँ पे समझाते हैं और जिससे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा ये भी हमें समझ में आता है। इस तरह से हम प्रोफेसर सिंगर का व्यू अगर देखें कि उनका नज़रिया किस तरह से है अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को समझने के लिए, तो प्रोफेसर सिंगर जो हमें ये कहते हैं कि उनके नज़र से जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री ये पूरी तरह से डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे। तो उसी तरह से जो फार्मर होता है उनका और उनके साथ साथ उनकी फैमिली पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। तो इससे क्या होता है कि जो मेन फैमिली मेम्बर होता है उसकी इनकम तो कम होती है और उनके साथ साथ
उसकी इनकम कम होने के साथ उससे हेल्प करने के लिए उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके डॉटर, उसके सन, ये पूरी फैमिली मेम्बर एग्रीकल्चर में जुट जाते हैं और उनसे उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो सबसे कम होता है। तो उनको कहना यही है कि डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री में 80% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। तो उनका नज़रिया ये कहता है कि अगर इस तरह से हम सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इन्वेस्टमेंट करें, ना कि हम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर डेवलपिंग कंट्री का अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छी तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करें या स्ट्रॉन्ग करें, तो उनकी 80% की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी और जिससे वो जो फार्मर है वो अपने आप में डेवलप होगा और इस तरह से वो एडवांस वाली एग्रीकल्चर करेगा, जिससे पॉपुलेशन भी कम होगी और उनकी जो फैमिली अदर मेंबर है वो और भी सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे उनकी फैमिली अच्छी एजुकेशन लेगी, अच्छी एजुकेशन लेने के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर में भी यहाँ पे कन्वर्ट होंगे। तो उनका नज़रिया यह कहता है कि 80% से अगर 50% ये पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होगी और ये 15% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से एडवांस एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्ड करने वाली होनी चाहिए, जिससे पूरे कंट्री को जो प्रोवाइड होने वाला जो रॉ मटेरियल है और फूड सप्लाई है वो अच्छी तरह से हो और मार्केट अच्छी तरह से ग्रोथ पे रहना चाहिए। तो 80% से 50% तक जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें प्रोफेसर सिंगर हमें यहाँ पे बतलाते हैं। तो उनका पूरी तरह से फोकस अगर हम समझे तो एग्रीकल्चर को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम अगर देखें कि प्रोफेसर रॉबर्ट हर्शमन का व्यू किस तरह से है, जो कि ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को डेवलप करने में अपनी पूरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दी है और उनकी बेस पे ही या उनके थॉट्स पे ही ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल डिपेंड है। तो रॉबर्ट हर्शमन का व्यू ये कहता है कि उन्होंने अपनी ये जो स्ट्रैटेजी है या जानबूझ के ये हर सेक्टर को या एक से कम और ये अनबैलेंस रखने वाला जो पॉलिसी या स्ट्रैटेजी उन्होंने जो बनाई है, ये अपनी पूरी कॉन्सेप्ट उन्होंने 1958 में उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उस बुक का नाम था द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने अपनी ये पूरी थॉट्स यहाँ पे मेंशन की है और जिससे ही ये कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करती है ये हमें इस बुक से ही मिलता है। तो ये 1958 में द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बुक से ही हमें मिलते हैं। तो हम उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो वो जर्मनी से बिलोंग करते थे और ये जर्मन इकोनॉमिक्स थे। उनका टाइम पीरियड रहा है 1915 टू 2012। इस तरह से उनका टाइम पीरियड रह चुका है। तो यहाँ पे रॉबर्ट हर्शमन का व्यू इस तरह से इस अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को देखने में है। तो वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो अनबैलेंस है यही अंडर डेवलप कंट्री को यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ाने में या उसकी नेशनल इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो ये जानबूझ के किया हुआ एक स्ट्रैटेजी है अनबैलेंस रखने का, जिससे हर सेक्टर में इक्वली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो प्रॉफिटेबल और कम टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाला जो सेक्टर होगा उसको ही चूज़ करे और फर्स्टली उसमें ही इन्वेस्टमेंट करे, जिससे वो और भी उससे रिलेटेड जो सेक्टर होंगे उसको ही वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री होती है उसके पास
इतनी कैपेसिटी तो नहीं होती है कि जो लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे सेक्टर को चुनना यहाँ पे इम्पोर्टेंट उन्होंने माना है। तो वो कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर यहाँ पे चूज़ करके इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उससे जो रिलेटेड अदर सेक्टर है वो भी यहाँ पे ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल नेशनल इनकम में बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो रिलेटेड भी यहाँ पे जो सेक्टर है वो भी वन स्टेज से या दूसरे एक लेवल आगे जाके इन्वेस्टमेंट होगा और उनका जो लेवल है वो भी बढ़ता है। तो इससे होगा क्या, उनकी जो ग्रोथनेस बढ़ेगी और उससे जो स्टक हुई हुई इकोनॉमी है वो और भी रनिंग में आने में स्टार्ट हो सकती है। जिससे होगा क्या, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अदर सेक्टर का जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी और उसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास अच्छी खासी इनकम आएगी और लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। और इसके साथ होगा क्या, तो लोगों की किसी का यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है तो वो किसी का यहाँ पे इनकम बन सकेगा। तो इससे उस सभी सेक्टर को एक अनबैलेंस स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के साथ साथ हर सेक्टर एक इक्वल लेवल से यहाँ पे ग्रोथ करना, कई एक ऐसे स्टेज पे जाके इक्वल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इक्वल यहाँ पे ग्रोथनेस करने में यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, ऐसा हर्षमंस का कहना है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये अनबैलेंस रखना ये एक इस तरह का यहाँ पे एक चेन बन जाएगी जिससे हर जो स्टेज है एक नया इक्वल या एक नया लेवल यहाँ पे अचीवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये इंटरनल बेनिफिट यहाँ पे क्रिएट करने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है। तो यहाँ पे अगर इंटरनल मार्केट अगर या इंटरनल सेक्टर अगर यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रोथ करे तो ही यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे बेनिफिट क्रिएट होगा और एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट होने के साथ साथ एक नई यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है कि डिसेंट्रलाइज करना इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंगे तो एक ही जगह पे या एक ही जगह पे मोनोपोली क्रिएट होगी, बट डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ग्रोथनेस उस कंट्री के लिए जो हम ये मॉडल देते हैं डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री के रिलेटेड ही ये ग्रोथनेस होती है। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना सबसे ज़्यादा अहम उन्होंने माना है। प्रोफेसर हर्षमन यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बनाते हैं जो अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को हेल्प करेगा। तो उसमें उन्होंने समझा है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर यहाँ पे इकोनॉमी में वर्क करते हैं, ओनली टू सेक्टर वर्किंग इन इकोनॉमी। यहाँ पे फर्स्ट है, ये एक सेक्टर दो सेक्टर माने हैं, उसमें एक सेक्टर है एसओसी और दूसरा है डीपीए। तो यहाँ पे एसओसी होता है सोशल ओवरहेड कैपिटल और डीपीए होता है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। हमारा सेकेंड अजम्पशन यहाँ पे जो हर्षमन का है वो है नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन एसओसी एंड डीपीए एरियाज़ एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों भी सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एक तो एसओसी में इन्वेस्टमेंट करें या डीपीए में इन्वेस्टमेंट करें, तो एक ही टाइम पे दोनों सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन एसओसी and DPA areas
at the same time. हमारा थर्ड अजम्पशन है द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट शुड बी सच दैट इट विल मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट एज द इंस्पायर डिसीजंस. वो कहते हैं कि इस तरह की ऑर्डर हो या डेवलपमेंट कंट्री के लिए या अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए एक ऐसी लेवल तक जाना चाहिए जिससे मैक्सिमम यहाँ पे जो जो यहाँ पे सेक्टर हमने चुना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उससे रिलेटेड जो अदर सेक्टर है वो इंस्पायर हुए और उससे भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए. द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट should be such that it will maximize investment as inspire decision. तो इस तरह से कुछ असम्पशन यहाँ पे हर्षमंस लेते हैं और इस पे ही बेस पे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल उन्होंने डेवलप किया है. तो इस तरह से जो प्रोफेसर हर्षमन यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी को अज्यूम करते हैं. तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी होता क्या है, तो उसमें उन्होंने एक कहा एसओसी होता है और दूसरा होता है यहाँ पे डीपीए. तो ये एसओसी होता है SOC, इसका लॉन्ग फॉर्म है सोशल ओवरहेड कैपिटल. तो इसका मीन्स होता है कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है जिससे गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है ऐसे सेक्टर में जिससे लोगों का यहाँ पे वेलफेयर हो और ये वेलफेयर सेक्टर जो हो इस सेक्टर में ये रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है. एग्जांपल पावर सेक्टर, सेकंड होता है इरिगेशन, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट. तो इस तरह से ऐसे जो सेक्टर इस सेक्टर में जितने भी यहाँ पे फील्ड होती है पावर सेक्टर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पे लोगों को यहाँ पे सोशली यहाँ पे हेल्प हो और जिससे लोगों का या उस कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो. अगर यहाँ पे लोगों को बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होती है, वाटर सप्लाई, इस तरह के यहाँ पे बेसिक नीड लोगों की पूरी होनी चाहिए. ये ही ऐसी सेक्टर यहाँ पे जो एसओसी सोशल ओवरहेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होता है. तो यहाँ पे सेकंड तो ये रिलेटेड करता है या ये अंडरटेकन होता है तो ये हेल्पफुल होगा पूरी तरह से सोशल वेलफेयर और ये अंडरटेकन आता है बाय गवर्नमेंट. और सेकंड जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर है डीपीए. इस सेक्टर को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. तो एग्जैक्टली ये सेक्टर होता क्या है, तो ये सेक्टर हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है. तो ये सेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये
एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के को यहाँ पे सपोर्ट करता है, और जो एसओसी होता है वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट या इंटरनल इकोनॉमिक्स को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करता है। तो इसके एग्जांपल ये प्रॉफिट मोटिव के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रॉफिट मोटिव फर्म, या यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हम ले, प्राइवेट सेक्टर, या हम ये कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को ही यहाँ पे रिप्रेजेंटिव करता है। तो ये यहाँ पे अंडरटेकन होता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये सेक्टर हमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देता है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस, तो इस तरह से जो ये डीपी है, डीपीए सेक्टर, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट। वही जो प्रॉफिट मोटिव से यहाँ पे ये हर फर्म यहाँ पे आते हैं और अपना प्रॉफिट कमा के जाते हैं। तो ये एसओसी यहाँ पे हमें जो रिलेट करता है वो करता है डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट सेक्टर या इन्वेस्टमेंट हमें यही कहता है कि ये रिलेटेड करता है लोगों का जो वेलफेयर है, ये वेलफेयर किस तरह से अच्छी बने और उससे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो। तो ये डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट यही कहता है कि एसओसी में इन्वेस्टमेंट करें तो ये सभी यहाँ पे जो जितने भी फील्ड है, ये फील्ड से लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये कन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट यही कहता है कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ये प्रॉफिट होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप या प्राइवेट सेक्टर को या प्रॉफिट मोटिव फर्म को, जो इससे रिलेटेड उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ उनका प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे जाता है, और उनका यही मोटिव होता है कि कैसे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाए। तो यहाँ पे एसओसी में होता है कि मैक्सिमम किस तरह से लोगों को वेलफेयर मिले। यही दोनों का जो थॉट्स है, यही हमें दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। बट हर्षमन कहते हैं कि ये दोनों भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना जितना इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ उसकी जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो ये कहती है कि एसओसी में फर्स्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो सोशल ओवरहेड कैपिटल यहाँ पे जो डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट होना यहाँ पे फर्स्टली होना चाहिए। तो उसके बाद ही डीपीए मीन्स डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो लोगों की बेसिक ज़रूरतें अगर पूरी होती है तो उसके साथ साथ ही लोगों को प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट मिल पाएगा। क्योंकि अगर अजूम कर लेते हैं कि अगर डीपीए ये एक ऐसी फर्म है जहाँ पे वो प्राइवेटली प्रॉफिट मोटिव होती है, बट उसको रॉ मटेरियल ही अगर प्राइवेट सेक्टर से ही मिलेगा, अगर उससे ही वहाँ पे उसे अच्छी तरह का रॉ मटेरियल अगर सस्ते दाम में नहीं मिला, या उसको वाटर सप्लाई या उसका कोई भी रिलेटेड वाटर सप्लाई हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर ये दोनों भी सेक्टर उसे अच्छी तरह से कम प्राइस में नहीं मिले तो होगा क्या, तो उसकी जो प्रोडक्ट जो उसने बनाया है उसको जो आने वाला कॉस्ट है वो हाई होगा। ये हाई होने के साथ साथ डीपीए सेक्टर और भी कॉस्टली यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, और जिससे उसे प्रॉफिट होने में या दिक्कत होती है। तो
हर्षमन हमें यही कहना चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो फर्स्टली होना चाहिए एसओसी में सोशल ओवरहेड कैपिटल, ऐसे फील्ड में जहाँ पे लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे बेसिक जो ज़रूरतें है वो पूरी हो, और जिससे रिलेटेड अगर यहाँ से रिलेटेड लोग अगर अच्छी सुविधा अगर लेते हैं तो उसके साथ साथ वो अच्छी फर्म बनेगी, अच्छी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी एंटरप्रेन्योर बनेगा, जिससे उसको उसका जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो इनकम है, यही इनकम उस कंट्री की नेशनल इनकम बनाने में और भी हेल्पफुल होगा। तो हर्षमन यही हमें कहना चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट फर्स्टली एसओसी में होगी तो ये डेवलपमेंट करेगी ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसके बाद जो हमने अनबैलेंस जो रखा है दूसरा सेक्टर, उसमें अगर एसओसी में इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर हम डीपीए में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर एसओसी में डेवलपमेंट होने के साथ साथ डीपीए भी अपना डेवलपमेंट करेगा, और इससे होगा क्या, यहाँ पे उस कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ने में हेल्प होगी। तो इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेटिव या हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद डीपीए में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो एसओसी में करना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर डीपीए के साथ अगर होता है, उसके बाद अगर ये इन्वेस्टमेंट डीपीए में होने के बाद ये डेवलपमेंट होगा पर जैसे एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट ऐसे डीपीए में फर्स्टली इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट होगी, बट ये यहाँ पे इतनी जो मन चाहा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो नहीं आ पाएगा। तो ये जो स्टेजेस है या ये लेवल है, ये लेवल डीपीए के साथ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये डीपीए में इन्वेस्टमेंट फर्स्टली होता है तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ ही यहाँ पे डीपीए में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम सोशली लोगों को अच्छी फैसिलिटी अगर देते हैं और ये लोगों का मोटिव अगर अच्छी कंडीशन में अगर कंट्री को लाना है, अगर ये जो लोगों का जो मोटिव होगा तो ही एसओसी में होगा। अगर डीपीए अगर फर्स्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है तो ये सिर्फ पॉलिटिकली प्रेशर के साथ ही हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो एसओसी यहाँ पे रेफ़र करते हैं हर्षमन ने यहाँ पे हमें दो तरह के यहाँ पे लीकेजेस ये इफ़ेक्ट होते हैं ये हमें बताए हैं। तो ये इफ़ेक्ट किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इफ़ेक्ट उन्होंने बताया है बैकवर्ड लीकेजेस इफ़ेक्ट। तो ये होता है इट्स मेड ऑन अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। दूसरा होता है फॉरवर्ड लीकेजेस इफ़ेक्ट। ये दोनों भी रिलेट करते हैं यहाँ पे टू लीकेजेस जो हर्षमन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर हम समझें कि ये स्टील का प्रोडक्शन करने वाला स्टील प्रोडक्शन, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम स्टील का प्रोडक्शन लेते हैं। हम मान लेते हैं ये सेक्टर स्टील प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो ये बैकवर्ड लीकेजेस इफ़ेक्ट हमें ये कहता है कि इसे जो रॉ मटेरियल आने वाला है, ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बैकवर्ड लीकेजेस इफ़ेक्ट इस तरह से आएगा। तो ये रॉ मटेरियल बैकवर्ड लीकेजेस इफ़ेक्ट जो करते हैं, अगर स्टील प्रोडक्शन अच्छी तरह से आने के लिए बैकवर्ड लीकेजेस या ये सेक्टर यहाँ पे रॉ मटेरियल देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर ये कैपेबल होगा तो स्टील प्रोडक्शन होगा, और ये स्टील प्रोडक्शन होने के बाद तो क्या होगा, तो ये फॉरवर्ड लीकेजेस है, फॉरवर्ड
लीकेज जो इफ़ेक्ट है ये सेक्टर भी यहाँ पे डेवलप होगा। तो ये किस तरह से होगा? रॉ मटेरियल वाले ने यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया, यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन हुआ, और स्टील प्रोडक्शन होने के साथ साथ जो उससे रिलेटेड जो यहाँ पे गुड्स यहाँ पे बनेंगे, स्टील के जो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे इस सेक्टर को यहाँ पे रिलेटेड होगा। तो ये इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर या उसके फील्ड में जितने भी रिलेटेड यहाँ पे अदर सेक्टर है वो भी डेवलप करना या उनको भी डिमांड यहाँ पे मिल पाती है, और ये डिमांड मिलने के साथ साथ उनका सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, स्टील में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ रॉ मटेरियल देने वाला उसकी भी डिमांड बढ़ी, ये सप्लाई करेगा स्टील प्रोडक्शन को। स्टील प्रोडक्शन यहाँ पे बनने के साथ साथ उससे जो रिलेटेड यहाँ पे जो सेक्टर है वो भी डिमांड उनके पास आएगी, और ये डिमांड होने के साथ साथ वो भी सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से उस कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। तो ये होता क्या है, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो, उससे रिलेटेड और भी कई सेक्टर उसको भी यहाँ पे इंस्पायर होंगे। इंस्पायर होने के साथ साथ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ये सेक्टर भी यहाँ कोई किसी का रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे डिमांड करेगा, उससे जो यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होगा बनने के साथ साथ दूसरा उसके लिए कोई कस्टमर बन पाएगा। तो उससे रिलेटेड और भी ऐसे कई सेक्टर है जो अपने आप में फिर इसके आगे और कोई सेक्टर होगा या इससे भी और कोई एक सेक्टर होगा। तो इससे होता क्या है कि इसके आगे जाके और भी अदर सेक्टर यहाँ पे एक दूसरे के इंटरलिंक जो यहाँ पे सेक्टर होते हैं वो भी डेवलप करेंगे। तो यही कहना चाहते हैं हर्षमन कि एक दूसरे को रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ उस कंट्री को अनबैलेंस ये जो स्ट्रैटेजी है ये जानबूझ के रखी जाती है, और इससे ही उस कंट्री को फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा किस तरह से होगा? क्योंकि उनके पास लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल इतनी अमाउंट में नहीं है कि सभी जगह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और यही फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल यहाँ पे उस कंट्री के लिए हेल्पफुल होती है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रोफेसर हर्षमन हमें एक डायग्राम के साथ किस तरह से उनका ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे तो एक्स लेवल पे हमें एसओसी इन्वेस्टमेंट और वाई लेवल पे हमने डीपीए इन्वेस्टमेंट हमने लिए हैं, और जो यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन हमें एक्सप्लेन करती है एसओसी इज इक्वल डीपीए, ये बराबर है 45 डिग्री सेल्सियस से। तो ये दोनों भी यहाँ पे कंडीशन या दोनों भी सेक्टर हमें 45 सेल्सियस पे हमें इक्वल कंडीशन में हमें मिलती है। तो ये एग्जैक्टली हमें एक्सप्लेन होता है कि यहाँ पे हमें 3 तरह के हमें आइसो कर्व हमें जो मिलते हैं ए बी सी, और एक बी सी ये तीनों भी हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि ए से ये बी अच्छी लेवल पे या अच्छी कंडीशन में हमें उस कंट्री की इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है, और बी से अच्छी सी में हमें उस कंट्री की इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। तो ये होता है किस तरह से वर्क होता है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फर्स्टली यहाँ पे एसओसी में इन्वेस्टमेंट होना उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर डीपीए में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर के साथ ही होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट फर्स्टली यहाँ पे एसओसी से ही इन्वेस्टमेंट हो, जिससे लोगों को यहाँ पे प्राइमरी या लोगों को अच्छी तरह की यहाँ पे फैसिलिटी मिले, जिससे उस कंट्री को ये हेल्पफुल होगी। अगर हम मान लेते हैं कि उस कंट्री की पी यहाँ पे कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मिलती है, तो इससे आगे अगर हमें जाना है तो हमें फर्स्टली करना होगा एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम यहाँ पे दोनों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पी से क्यू तक हमें जाती है। बट हमें ऐसी पॉलिसी या ऐसी
स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है कि दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एक साथ। हमें फर्स्टली एसओसी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ हमारा इस तरह से हमारा जो पाथ है वो इस तरह से नहीं जाएगा, हमारा पाथ पी से P1 तक जाएगा। तो ये पी से P1 इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है तो ये उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। इसका रिज़ल्ट फिर P1 से यहाँ Q में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एसओसी में इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर डीपीए में इन्वेस्टमेंट होना या यहाँ पे करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट या डीपीए में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, P/N1। ये P/N1 से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर ये कंडीशन N1 से Q तक कंडीशन में आएगी। फिर हम जो हमारा कर्व है ए का, एक आइसो कर्व हमें P में इक्विलिब्रियम मिलता था, बट अब हम P से Q में गए हैं। दोनों भी सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के साथ अच्छा रिजल्ट आता है और उसमें ग्रोथनेस बढ़ने के साथ वो Q में कंडीशन में मिलती है और ये Q हमें B आइसो कर्व में हमें मिलता है। फिर उसी तरह से फिर डीपीए में इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर ये एसओसी में इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये Q से Q1 तक इन्वेस्टमेंट होगा और Q1 से फिर ये एसओसी यहाँ पे वही तरह से R में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगी। उसी तरह से एसओसी में इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर ये डीपीए में इन्वेस्टमेंट होगा, Q से R1 तक जाएगी, फिर R1 से फिर ये R तक स्टेबल होगी। तो इस तरह से R ये हमारा नया इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलता है दोनों का। तो इस तरह से दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट किया जाने से यहाँ पे रिज़ल्ट भी हमें उस तरह से आएगा। तो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही दोनों में लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये होता है साइमल्टेनियसली एक सेक्टर में। फर्स्टली यहाँ पे एसओसी में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर यहाँ पे डीपीए में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर यहाँ पे एसओसी, फिर डीपीए। इस तरह से साइमल्टेनियसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पहले वाले कर्व से आने वाला कर्व ये अच्छी तरह का ग्रोथनेस उस कंट्री का हमें बताता है। और फिर इसी तरह से ये जो अनबैलेंस ये सिचुएशन है, ये इस एक तरह का एक चेन है अनबैलेंस या अनबैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट करने का, जो हर्षमन हमें बताते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही हम अच्छी तरह से एक ऐसी कंडीशन में जाएंगे जिससे उस कंट्री को बेनिफिट होगा, जिससे अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री एक ऐसे लेवल तक जाएगी जिससे उनकी स्ट्रक्चरल कंडीशन अच्छी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेटर पहले से होता है और उनकी एजुकेशन, उनकी जो लेवल है हेल्थ, उनकी हर सेक्टर या उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो ये लेवल हमें पहले से और आगे जाता हुआ दिखाई देता है। तो यही डायग्राम हमें अनबैलेंस जो हर्षमन हमें एक्सप्लेन करते हैं, इस डायग्राम के साथ हमें दो सेक्टर से हम ग्रोथनेस बढ़ाते जाते हैं, ऐसा हमें मिलता है। प्रोफेसर हर्षमन हमें जिस तरह से अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल का जितना बेनिफिट हमें बताते हैं, तो उस बेनिफिट से उसकी जो मेरिट्स है वो मेरिट्स यहाँ पे थ्योरी में किस तरह से वर्क करती है, ये हमें उसकी जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट इस तरह से होते हैं या उसकी मेरिट्स इस तरह से हैं। ये रियलिस्टिक थ्योरी लगती है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलपिंग कंट्री में इक्वल कंडीशन में कोई भी सेक्टर नहीं होते हैं। हर सेक्टर यहाँ पे अनबैलेंस या अनइक्वल कंडीशन से उसकी ग्रोथनेस बढ़ती जाती दिखाई देती है। तो ये अनबैलेंस ग्रोथ ही उसे इक्वल कंडीशन में लाने के लिए हेल्पफुल होती है, जो रियलिस्टिक थ्योरी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में हमें दिखाई देती है। जो ये पॉलिसी या स्ट्रैटेजी अपनाए तो ये वर्क भी करती है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट दिया गया है बेसिक इंडस्ट्री को। तो इससे होता क्या है, जहाँ पे नज़रअंदाज किया गया होता है कोई इंडस्ट्री को, उसे और भी इम्पोर्टेंट मिलता है, जिससे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उस कंट्री की प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि
इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर किसी सेक्टर को इग्नोर किया जाता है तो उस सेक्टर को यहाँ पे लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल पाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजमेंट टू न्यू इंडस्ट्री। यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री को यहाँ पे इनकरेजमेंट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे चुने हुए सेक्टर को ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको चुनने के साथ साथ जो नज़रअंदाज किया जा गया था उस इंडस्ट्री को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ वो भी अपनी ग्रोथनेस बढ़ाने में या नेशनल इनकम बढ़ाने में हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यू इन्वेंशन सपोर्ट। यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे न्यू इन्वेंशन करने के लिए या पर्टिकुलर ऐसे चुने हुए ही यहाँ पे सेक्टर को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इन्वेंशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, जहाँ से हमें नए यहाँ पे ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन होने के साथ साथ प्रॉफिट किस तरह से मिल पाए, ये सेल्फ रिलायंस से हमें मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनती है ये शॉर्ट टर्म में ही बन पाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ ये बैलेंस करके हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है, बट अनबैलेंस ये जो कंडीशन है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से ही कंप्लीट हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर सिलेक्ट किए हुए सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ही यहाँ पे रिसोर्सेज मिल पाएंगे, जिससे हर सेक्टर को हमें नहीं देना है, तो हमें ऐसे चुने हुए सेक्टर में ही अगर फोकस करेंगे तो उससे ही उसको अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ने में हेल्प होती है, जिससे उसे रॉ मटेरियल, उसको जो भी यहाँ पे मटेरियल मिलना चाहिए वो पूरी तरह से मिल पाता है प्रोडक्शन लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बनने में यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट होता है, क्योंकि चुने हुए ही सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना है, नज़र देना है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का पूरी तरह से बनता है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बने, इसको ही पूरी तरह से फोकस किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंकरेजमेंट इन नेशनल इनकम। यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ने में यहाँ पे हेल्पफुल होता है, जिससे इंक्रीजमेंट नेशनल इनकम का बढ़ता है, तो उस कंट्री का जो ग्रोथनेस है वो भी बढ़ने में हेल्पफुल होता है। प्रोफेसर हर्षमन यहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल की जो स्ट्रक्चर है या उसका जो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे बताने में पूरी तरह से सक्षम है और उन्होंने बताया भी है, बट कुछ कमियां ऐसी भी है यहाँ पे जो उनके व्यू से हमें नहीं मिलती है। तो अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे उनकी कमियां या इस थ्योरी किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करने में दिक्कत दे सकती है, जो अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे हमें यहाँ बताने में या एक्सप्लेन करने में यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। तो उसके ऐसे भी प्रॉब्लम यहाँ पे जो अनदेखे हैं वो क्रिटिस किए गए हैं अदर इकोनॉमिक्स के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनता है इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन किस तरह से रखे और उसके क्या यहाँ पे मायने हो सकते हैं, ये बताने में ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में अनकम्प्लीट है। तो ये बताने में यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, ये अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन। अगर एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे और बाकी इन्वेस्टमेंट को अगर नज़रअंदाज करे, अगर ध्यान ही ना दे, तो उसकी यहाँ पे प्राइजेस बढ़ सकती है और इससे इन्फ्लेशन को यहाँ पे वेलकम कर सकती है उस कंट्री। तो इसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। हमारा थर्ड पॉइंट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऐसे सेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो प्रोडक्टिविटी अगर नहीं दे पाई उस कंट्री से, तो वो रिसोर्सेज यहाँ पे जो अवेलेबल किए गए हैं तो ये पूरी तरह से वेस्टेज होगा। तो इसे किस तरह से यहाँ पे 100% दे कि ये रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ होगा, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं कम होते हैं और ऐसे लार्ज स्केल में उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये
अगर अनदेखा हुआ या अनसर्टिनिटी जो सेक्टर है उसे चूज़ करने के साथ रिसोर्सेज दे, तो ये क्या उसकी गारंटी होगी कि उसकी वेस्टेज नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो मेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे कि ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सेक्टर चुन लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया और वो ग्रोथनेस होगा। तो उसमें सेक्टर को सिलेक्ट करने के साथ साथ उसकी ग्रोथनेस बढ़ने तक क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन अनसर्टिनिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस का, ये पूरी तरह से अनसर्टिनिटी को यहाँ पे वेलकम करती है। ऐसे अन अदर जो इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि सर्टिनिटी नहीं है कि इसके ऐसे कॉन्सेप्ट को ये अगर अप्लाई करें तो ये पूरी तरह से हमें हेल्प होगा। ये अनसर्टिनिटी यहाँ पे इंक्रीज करने में ये थ्योरी हेल्प करती है, ऐसा अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं या उसे क्रिटिक्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगलेक्ट किया गया है, नेगलेक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ अनबैलेंस। यहाँ पे अनबैलेंस जो डिग्री है इसे पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया गया है। जो अदर इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि ये अनबैलेंस, ये जो थ्योरी है ये वर्क करने में पूरी तरह से फेल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर डेवलपिंग कंट्री के पास यहाँ पे सफिशिएंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उसकी बेसिक जो नीड्स है वो पूरी तरह से हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान भी देना होगा कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कम है। तो यहाँ पे उनकी बेसिक ज़रूरतें पहले से कम होने के वजह से ही वो अंडर डेवलपिंग कंट्री में उनकी यहाँ पे काउंटिंग होती है। तो ये उनकी जो रिसोर्सेस है, उनकी फैसिलिटी है, उनको मिलने वाला जो बेनिफिट है पूरी तरह से कम होता है। ये भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को। यहाँ पे सिर्फ फोकस किया गया है या अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल ये सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में ही या एसओसी या डीपीए के बारे में ही, ये दो सेक्टर के बारे में ही कहता है। बट एग्रीकल्चर ये उस कंट्री का है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री के प्राइमरी ये सेक्टर होता है एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप होगा इसके बारे में प्रोफेसर हर्षमन कहना असफल होते हैं या उसको पूरी तरह से इग्नोर किया उन्होंने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेस इम्पोर्टेंट इन सोशलिस्टिक कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्री ये हम देखेंगे तो कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं होती है, ये सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती है। यहाँ पे उसकी जो गवर्नमेंट है उनका पूरा यहाँ पे ध्यान देने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में उस कंट्री को सपोर्ट करती है उस कंट्री की गवर्नमेंट। तो ये मोस्ट ऑफ हम देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैपिटलिस्ट नहीं होती, ये सिर्फ सोशलिस्टिक कंट्री या यहाँ पे कंडीशन में होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू मच इम्पोर्टेंट गिवन टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही कहा गया है, किस तरह से अनबैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए, बट ये इन्वेस्टमेंट के बारे में ही कहता है। ऐसा ये जो अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल सिर्फ का उसका मीनिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है ओनली टू सेक्टर। कैसे पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एसओसी और डीपीए ये दोनों ही सेक्टर उन्होंने जो अज्यूम किया है, ये दोनों अल्टरनेटिव साइमल्टेनियसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो और उस कंट्री को डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो अज्यूम किया गया है पूरी तरह से रॉन्ग है, ये अदर इकोनॉमिक्स उसे मानते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिवन ओनली फ्यू सेक्टर्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सब चुने गए ही कई सेक्टर है उसको ही सिलेक्ट किया जाता है और अदर जो सेक्टर है उसके ध्यान भी नहीं दिया जाता, जिससे उस कंट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिर्फ कई चुने हुए सेक्टर को ही देखे और अगर कई सेक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, अगर उसे यहाँ पे चूज़ नहीं किया गया तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उस कंट्री की ग्रोथनेस को। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी यहाँ पे क्रिटिस किए गए हैं जो प्रोफेसर हर्षमन के यहाँ पे व्यू से नज़र में नहीं आते और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को ही देख के यहाँ पे उस कंट्री को
ग्रोथनेस बढ़ने में हेल्प कर पाती है, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।